बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम बाखबर और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, सियासी अखलाकियात की बात करने वालों की ऑडियो लीक हो गई है। तो क्या ये सिर्फ पार्टी चेयरमैन एक्सपोज हुए हैं? पूरी पार्टी एक्सपोज हो गई है? पार्टी का मैनिफेस्टो जो बनाया गया था 2018 के इलेक्शन में वो एक्सपोज हो गया है, या फिर बयानिया जो दिया जाता था वो एक्सपोज हो गया है? जो बात अवाम को खिताब में कही जाती थी जलसों में कि ये शिर्क है, वो बंद कमरों में शिर्क खुद कर लिया जाता है, तो फिर क्या होता है, ये आज हमने बात करनी है। इन ऑडियोज़ में सबसे तकलीफ दे बात यह है कि अवाम के माइंड्स को फर्टाइल ग्राउंड्स कहा गया, और ये कहा गया कि स्पून फीडिंग हमने करवानी है। हमने आज अपने एक्सपर्ट से पूछना है ये फर्टाइल ग्राउंड क्या होती है और स्पून फीडिंग क्या होती है। क्या अवाम इतने ही छोटे हैं, बच्चे हैं कि उन्हें स्पून फीडिंग करवाई जाएगी तो वो वही करेंगे जो कि मामा या बाबा कहेंगे? हमने इस पे आज बात करनी है। हमारा जो पहला सवाल है वो कुछ इस तरह से होगा। इमरान खान की ऑडियो लीक, साइफर साजिश, हॉर्स ट्रेडिंग का इकरार और साजिशी बयानिया का पर्दाचाक, क्या इससे इमरान खान की सियासी साख्त को नुकसान पहुंचेगा? यह आज का सवाल है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्काइप पर आगा इकरार हारून साहब। इस्लामाबाद स्टूडियो में आज काफ़ी रौनक है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, शनीला अम्मार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, और हमारे साथ ताहिर नईम मलिक साहब हैं, और हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं आज़म चौधरी साहब। तमाम एक्सपर्ट्स को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आगाज़ करेंगे हम आगा इकरार हारून से। आगा साहब, ये 4 ऑडियोज़ आ गई हैं और चारों में पार्टी चेयरमैन का खुद जो है वो बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ है। आप इस सवाल का जवाब कैसे देंगे कि सियासी साख्त को नुकसान पहुंचता है जब इस तरह की धमाका खेज 4 ऑडियो लीक्स आ जाएं? बहुत शुक्रिया। देखें, बात अगर तो आप सियासत की करती हैं और अगर आप पीटीआई को एक सियासी पार्टी समझती है तो नुकसान तो बहुत ज्यादा पहुंचता है, बल्कि ही कुछ नहीं जाता है। जो आई मीन एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए इससे ज्यादा हजीमत और कोई नहीं हो सकती है कि उसके तमाम जितनी भी उसकी साजिशें थी वो बैक टू बैक एक्सपोज हो जाए। लेकिन मैं हमेशा से पीटीआई को एक प्रेशर ग्रुप समझता हूं, इसलिए उनको मॉरली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, डेफिनेटली नुकसान होगा अगर वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, क्योंकि वोटर बहरहाल 2 किस्म के हैं। एक तो हैं जो कि कल्ट फॉलोअर्स हैं, जिनको मैं ब्लाइंड फोल्डेड कहता हूं। उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए तो ये कल्ट की ट्रेनिंग ऐसे की जाती है कि अगर कल्ट लीडर कहता है कि रात को वो दिन है तो वो फॉलोअर्स कहते हैं हाँ जी दिन है। तो लेकिन एक आम वोटर भी तो है ना, सारे तो कल्ट नहीं है ना फॉलोअर्स। आम वोटर को, जो एक नॉर्मल वोटर है, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टीज के वोटर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उनको अब ये पता चल गया है कि कितना रुथलेसली इस शख्स ने उनको इस्तेमाल किया है और कितना खतरनाक ये शख्स है कि अपनी ताकत के लिए मुल्क को और मुल्क की सालमियत को एक स्टेक पे लगाना उसके लिए बड़ी बात ही कोई नहीं है। अपने फॉलोअर्स का मजाक करना, उनको एक आप समझना कि सिर्फ वो एक कीड़े मकोड़े हैं, वो जो वो क्लियर हो गया है। और जब आपने ये स्पून फीडिंग की बात कर रही थी, तो थोड़ा सा मैं इसमें कह दूं, बेसिकली ये प्रोपेगेंडा का एक रूल होता है कि आप इस तक ले जाते हैं प्रोपेगेंडा को कि आपका जो फॉलोअर है वो अपनी जो परसेप्शन है वो आपको विड्रॉ कर दे। ये मैं हमेशा से ये कहता हूं कि आपको याद होगा मैंने कई दफा कहता था कि पीटीआई की बात, इमरान खान की बात को हल्का ना लिया कर, इसके पीछे कोई ना कोई कॉग्निटिव सिम्बियोटिक सिस्टम होता है पूरा। ये बकायदा एक तरीके से आज इस लेवल तक अपने फॉलोअर को लेके आ गए हैं कि अगर वो कहेंगे कि अपने उंगलियां काट दो तो वो उंगलियां काट देंगे। ये हर कल्ट ऐसे ही करता है, और इसकी जो ट्रेनिंग है इसकी फॉलोअर्स की, वो एक कल्ट फॉलोअर्स के तौर पे हुई है। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि कहते हैं कि वक्त करता है परविश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। सही। बात यह है कि यह हादसा होना था और हो गया। ठीक है। सोलंकी साहब, ये टर्म्स जो इस्तेमाल की गई हैं जिनमें स्पून फीडिंग है, फर्टाइल ग्राउंड है, और एक और चीज़ जो इस्तेमाल की गई है वो मार्केटिंग और ब्रांडिंग का नाम भी लिया गया है, तो ये तमाम चीज़ें आवाम के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब है? देखिए, मैं आपको आपकी तवज्जो इससे पिछली जो ऑडियो लीक थी उसकी तरफ भी दिलाना चाहता हूं, जिसमें असद उमर साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान भी बैठे हैं,
और शाह महमूद कुरैशी भी हैं, और उसमें असद उमर ये नुक्ता उठाते हैं कि आप साइफ़र को वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसक्रिप्ट बनेगा और उसके जो कंटेंट्स है उसमें हम तब्दीलियाँ करेंगे, तो हम लोगों के सामने क्या ट्रांसक्रिप्ट लेकर जाएंगे? तो इमरान ख़ान के अल्फाज जो हैं सुनहरी अल्फाज, मेरे ख़्याल में हमें वो लोगों को दोबारा सुनाने चाहिए, कि जिसमें वो कहते हैं कि लोगों को क्या पता कि ट्रांसक्रिप्ट क्या लेटर, जो मैं जलसे में लोगों को बता दूंगा वही बात होगी। वो अमेरिकी साबिक सदर थे जॉर्ज बुश सीनियर, उनका मशहूर फ़िक्रा है रीड माय लिप्स। तो ये खान साहब समझते हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा वो हक सच है, वही कानून है, वही आइन है, वही जमहूरियत है, वही पाकिस्तान है। तो उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह का कल्चर उन्होंने डेवलप किया है, हार्ड कोर अपने जो शख्सियत परस्ती जिस तरह से उन्होंने फैलाई है, तो उनके जो हार्ड कोर फॉलोअर्स हैं उनके लिए तो शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अवाम के बड़े हिस्सों तक लोग अंधे गूंगे बहरे नहीं हैं। लोगों का दिमाग काम करता है। हम 2022 में हैं, मुल्क के अंदर भी मुल्क से बाहर भी लोगों को इमरान खान का जो असल चेहरा है वो सामने आ गया है कि ये किस तरह का साजिशी और झूठा आदमी है। ठीक है ताहिर साहब, एक मुल्क का आइन है जिसमें आप किसी रुकने कौमी असम्बली को ख़रीद नहीं सकते, उसको फ़रोख्त नहीं कर सकते हैं। एक खारजा पॉलिसी है, तो साइफ़र वाले मामले पर खारजा पॉलिसी और जो हॉर्स ट्रेडिंग वाले मामले पर आइन और अराकीन जो हैं और आपका हल्फ है वो डिस्टर्ब होता है। तो आपको लगता है कि खारजा पॉलिसी को भी ब्रीच किया गया है साइफ़र वाले मामले पर? यकीनन, और इन दोनों चीज़ों की जो तय है, बुनियाद है, वो एक फ़ेक है और झूठ पे मबनी बयानी है। तो सोलंकी साहब अभी जो बता रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, इन्हें अमेरिका रहने का इत्तेफाक हुआ है, तारीख भी जानते हैं। एक साबिक अमेरिकन जो सदर थे निक्सन, उनके बारे में अमेरिकी अखबार में एक स्कैंडल छाया हुआ जिसको उन्होंने उसको डिनाई किया, लेकिन वो इतना बड़ा इशू बना अमेरिकन पॉलिटिक्स में कि इंक्वायरी में साबित हुआ कि अमेरिकी सदर ने झूठ बोला है। तो बजाय ये कि उनकी इम्पीचमेंट होती, उससे पहले ही माशरे की इखलाकी सतह थी कि ही वॉज फोर्स टू लीव, उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ भी ये मेयार है कि कोई भी लीडर, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब, अगर वो इस हुकूमती ओहदे पे फायद हो, वो वज़ीर आज़म हो, चीफ़ एग्जेक्टिव हो, और वो इन मामलात के बारे में झूठ पर मबनी एक बयानिया तश्कील दे, तो ये एक बहुत सीरियस मैटर है। क्योंकि जो चीफ़ एग्जेक्टिव है वो जंग का भी ऐलान कर सकता है और जंग बंदी का भी ऐलान कर सकता है। इससे बड़ी चीज़ तो कोई नहीं। न्यूक्लियर बटन भी उसके हाथ में है, और वो इतने बड़े जो शख्स फैसला करता है, करने का इख्तियार रखता है, तो यकीनन उसके पास जिम्मेदारी भी उसके साथ होनी चाहिए। रेकलेस अंदाज नहीं होना चाहिए। तो रेकलेस जो अंदाज़ है उसके साथ कौमों का कि मुस्तकबिल, हमने देखा कि जो इर्रेशनल लीडर हैं तारीख़ में, उन्होंने स्टेट को फ्रेगमेंट किया। उन्होंने कई टिकड़ों में सद्दाम हुसैन को देख लें और मिसालें कि जिन्होंने अपने इक़्तिदार की खातिर मुल्क के इस्तेहकाम को दाव पे लगा दिया। आज वहाँ उन्हें बैरूनी दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासत से बालातर हो कि हम सब, कोई किसी पार्टी का सपोर्टर हो सकता है, कोई किसी का, लेकिन इस चीज़ के ऊपर हमें ज़ीरो टॉलरेंस करनी। दूसरा मैं ये कहूँगा कि हम नौजवान, मेरा जो तजर्बा रहा है, नौजवानों से सियासी पार्टियाँ इंटरेक्ट ही नहीं कर रही जो मेन स्ट्रीम। अब मैं पहली जो क्लास होती है, नए यूनिवर्सिटी में तलबा आते हैं, और उस पूरी क्लास से मैंने सर्वे किया, ना वो अखबार पढ़ रहे हैं ना किताब पढ़ रहे हैं। तो जिस कौम का यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जो 2% भी नहीं है, वो अखबार ना पढ़े, उसका मालूमात का जरिया फेक न्यूज़, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ब्लॉगर हो, उसको के आगे कोई भी चूरन बेचना आसान है। तो ये जो हम सिर्फ ये कह देते हैं कि पीटीआई ने ये किया, अपने हिस्से का काम बाकी सियासी जमातें नहीं कर रही। उनके जो यूथ के लीडर हैं उनकी उम्रें माशाल्लाह 50 से ऊपर हो चुकी हैं। उनका कोई गैर फाल हैं वो सारे विंग यूथ के, कोई सियासी काम नहीं हो रहा, कोई यूथ एंगेजमेंट नहीं हो रही। तो आपने एक बहुत बड़ी स्पेस, जो डिजिटल स्पेस है, पब्लिक परसेप्शन है और ये यूथ एंगेजमेंट है, इसके ऊपर सियासी जमातें जो हैं उनकी मैं 100 में से 10 नंबर दूंगा, 90% वो फेल हैं। तो फिर ये मुल्क के लिए खतरा है। और 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। जिस दिन वो 18 साल की उम्र का पड़ेगा, कोई भी इंतहा पसंद गिरोह, कोई भी ऐसा
ग्रोह जो आइन पे यकीन नहीं रखता, उन 2.5 करोड़ बच्चे में से 10 करोड़ कोई गुमराह कर ले तो फिर रियासत का वजूद के ऊपर बड़े सवालात जन्म लेंगे। लिहाजा अब ये वक्त आ गया है कि अगर हम कहते हैं कि हमने अपनी यूथ में इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट ऐसे करना है कि हम उनको एक ऐसा बयानिया दें जिसके अंदर क्रिटिकल व्यू हो, जिसके अंदर एक सलाहियत हो प्रोपेगेंडा की और फेक न्यूज़ में तमीज़ करने की। इसकी तरफ हमारा तालीमी निज़ाम में इतनी सख्त नहीं, हमारे सोशल मीडिया में इतनी सख्त नहीं, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में सख्त नहीं, तो इस पर हंगामी बुनियादों पे साहिब इल्म जो लोग हैं उन्हें सोचना होगा। ठीक है, इस फेक न्यूज़ के हवाले से हम अपने अगले सवाल में भी डिटेल से बात करेंगे। शर्मिला साहिबा, ऑडियो लीक सुनकर क्या आपको लगा है कि पार्टी सियासत को मुल्क की मुफाद के ऊपर रखा गया है? आप ऐसा सोचती हैं कि ये ऑडियो लीक्स के ज़रिए बात वाज़ेह हुई है? देखिए, इमरान की सियासत तो हमेशा ही ऐसी है, उन्होंने अपने आप को हमेशा मुल्की मफाद से ऊपर ही रखा है। चाहे वो 2014 का धरना हो कि जिस वक्त चाइना का प्रेसिडेंट यहाँ पे आ रहे थे और सी पैक का उन्होंने मुआहिदा करना था और उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की गई थी, तो इमरान साहब ने बिल्कुल भी धरना यहाँ से नहीं उठाया था और उसका कितना हमें नुकसान हुआ था। उसके बाद जब वो इक़्तिदार से गए हैं तो जो साइफर की उन्होंने स्टोरी बनाई है, उस स्टोरी की वजह से भी पाकिस्तान के ताल्लुकात कितने ज़्यादा ख़राब हुए हैं। जो हमारे एम्बेसडर दूसरे मुल्कों के अंदर बैठे हुए हैं, उनके साथ दूसरे मुल्कों के लोग जो बात करते हुए डरेंगे कि हम बात कुछ करेंगे और वहां पे उस बात का बतंगड़ कुछ और बना लिया जाएगा। देखिए, जैसे जैसे ऑडियो लीक्स सामने आ रही है उससे हमें ये तो बात समझ आ रही है कि जो झूठ होती है उसकी उम्र बहुत कम होती है। इमरान खान की सियासी साख जो है वो झूठ के ऊपर, प्रोपेगेंडे के ऊपर, फेक और खोखले नारों के ऊपर मबनी थी और आज उनको बुरी तरह से एक्सपोज होते हुए हम देख रहे हैं। देखिए, आवाम को आप कितनी देर तक बेवकूफ़ बना सकते हैं? एक तबके को तो आप बना सकते हैं और वो बनना भी चाह रहा है। देखिए, जब आप कह रहे हैं कि इनको, जो अभी मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा कि उनको क्या पता होगा लेटर क्या, ट्रांसक्रिप्ट क्या, और वो तबका अभी तक बेवकूफ़ बन रहा है उनके हाथ। लेकिन एक तबका जो सोचने समझने वाला है वो इन लीक्स के बाद सोच रहा है। अब आप जो पहली एक लीक आई है जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि जो 5 बंदे खरीदे गए उसके पैसे कहां से आए हैं? क्या उसके पैसे रियासत के खजाने में से दिए गए हैं? क्या उसके पैसे जो फराग गोगी के जरिए करप्शन की गई है उससे दिए गए, या उसके पैसे फॉरेन फंडिंग के जरिए जो पैसे आए उससे दिए गए? इसकी तहकीकात होनी चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि 5 बंदे मैंने खरीद लिए, 5 बंदे कोई और मुझे करके दे दे, वो कौन है जिसको ये कहा जा रहा है? उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा, देखें आप इमरान खान की प्रोपेगेंडे का लेवल देखें कि वो मुनहरिफ अरकान को जो दूसरी पार्टी से आते हैं वो उनके साथ खड़े होते हैं, वो उनको टिकट देते हैं, वो इलेक्शन उनकी कैंपेन चलाते हैं, लेकिन वो मुखालिफ सियासतदान को कह रहे थे कि उनके लोटों को आपने वोट नहीं देना है, उन्होंने अपने ज़मीर बेच दिए हैं। तो वो ज़मीर जो है इनके साथ आते हैं, उनको तो मेडल पहना देते हैं, वो जो ज़मीर होते हैं वो नहीं बिकते हैं। तो इन्होंने जो हलाल हराम बना दिया ना कि मेरा लोटा हलाल है, तुम्हारा लोटा हराम है, मैं अगर किसी को खरीद रहा हूं तो वो हलाल है, मेरी बहन को एनआरओ मिल रहा है तो वो हलाल है, दूसरे पेशा भुगते हैं तो वो हराम है, और जजों को धमकियां दे रहे हैं और आप पूरे जुडिशल सिस्टम के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो वो सब कुछ हलाल हो रहा है। आप इंस्टीट्यूशन के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, वो हलाल हो रहा है। आप इंस्टीट्यूशन को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब कुछ हलाल हो रहा है। तो इमरान खान की जो सियासी साख है उसको मुझे नहीं पता कि कोई नुकसान किस हद तक पहुंच सकता है उनकी कल्ट फॉलोइंग के नजदीक, लेकिन ये है कि जो बयानिया है उसकी वो बड़ी जल्दी आश्कार हो गया है। जो एक साजिश हम बार बार कह रहे थे और हमें पता था कि कोई साजिश नहीं। कौमी सलामती की कमेटी एक जो आई उसने भी कहा कोई साजिश नहीं, दूसरी भी आई उसने भी कहा कोई साजिश नहीं, लेकिन चूंकि आपके पास था कुछ नहीं अपनी कारकर्दगी के अलावा तो आपने इसको बेचना था। लेकिन ऑडियो लीक्स अभी और भी मजीद आएंगी और जिसमें हमें और भी इनके झूठ पता चलेंगे, लेकिन इमरान खान उसी डटाई के साथ उस पर डटे रहेंगे अपने झूठ के ऊपर, क्योंकि इन लीक्स के बाद भी कल उन्होंने कोई फेक ऑडियो चलाई मियां नवाज शरीफ साहब की ये साबित करने के लिए कि मेरी जो ऑडियो थी वो टेम्पर्ड की गई है। तो मेरा ख्याल है कि आप अदालत लेके चले जाएं, आप जाके अदालत आपको नुकसान पहुंचेगा। देखिए ओवरऑल जो हमारी इज्तिमाई सोच है उसके जरिए तो पहुंचेगा, लेकिन जो कल्ट फॉलोइंग है शायद वो जो है वो इसको ना माने, तो वो उनका वोट बैंक रहेगा। ठीक है आजम साहब, शर्मिला साहबा ने बात की है कि साइफर की, ऑडियो लीक्स की, तो यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आप खुद प्रेस क्लब के सदर हैं लाहौर के, और जो सहाफ़ी जिसने वो तीसरी ऑडियो हॉर्स ट्रेडिंग वाली अपलोड की, उसके कुछ ही घंटों बाद उनकी गाड़ी को कोई हिट कर जाता है, लेकिन अभी ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये
केस के किस तरह से उनको हर्ट किया गया है, तो वो सहाफ़ी जो कि इसके ऊपर बात कर रहे हैं वो भी बुरे बन रहे हैं, जो कि हक़ाइक़ सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी बुरे बन रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? शुक्रिया मदीहा। ये सहाफ़ियों वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा एक टेक्निकल चीज़ है। ये कोई पहली बात नहीं है, पहली दफ़ा नहीं हो रहा। माजी के अंदर आप देखें कि जब भी कोई भी पार्टी, किसी हुकूमत आती थी अपोजिशन में, उसका नरेटिव कुछ होता है, हुकूमत में आकर नरेटिव चेंज हो जाता है। सहाफ़ी हमेशा ही टारगेट रहे हैं। आप इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी उस वक्त देखें, उस वक्त हमारे बहुत सारे लोग टारगेट किए गए। उस वक्त हामिद मीर, अबसार आलम, असद तूर, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनको टारगेट किया गया और अदारों के ऊपर भी इस तरह की पाबंदियां लगाई गई। अब हम आज फिर देख रहे हैं, आज फिर सहाफ़ी टारगेट हो रहे हैं, सहाफ़ियों को फिर जो है ना तकलीफ़ों में मुब्तला किया जा रहा है। बात यह है कि बर्दाश्त नहीं है हमारी सियासी पार्टियों के अंदर, हमारे लोगों के अंदर। और दूसरी बात यह है, माजरत के साथ मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ और हम लोग भी अपना जो हमारा किरदार या जो हमारी एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है, हम उनसे तजावज़ कर चुके हैं। हम सियासी पार्टियों के इस वक्त वर्कर के तौर पर काम करते आपको नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखें दिन ब दिन हम अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं। आज ना हमारी प्रिंट मीडिया की क्रेडिबिलिटी कमज़ोर हो रही है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कमज़ोर हो रही है, जिसका फ़ायदा इंटरनेशनल मीडिया को पहुंच रहा है। और आप देखें कि इंटरनेशनल डिजिटल मीडिया की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा और उस पर एतमाद ज़्यादा किया जा रहा है। देखें, इस पे मैं थोड़ा सा पीछे आऊँगा। जो अभी आपने जो आपका बुनियादी क्वेश्चन था, मेरे दिल की बात ताहिर नईम मलिक साहब ने कही। हम इमरान खान की या पीटीआई की हम बैठ के बात कर तो रहे हैं कि जी वो उसकी फ़र्क पड़ेगा उसकी पॉपुलैरिटी में या नहीं पड़ेगा। देखें, उसको पॉपुलर करने की ज़िम्मेदारी किस पे आती है? मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। सियासी नर्सरियाँ होती थी, तलीमी अदारे होते थे जहाँ पे बच्चों की सियासी तरबियत की जाती थी, क्यों ख़त्म कर दी गई? अगर उनके अंदर कोई मसाइल आ रहे थे या वो डी ट्रैक हो रहे थे, आप उन मसाइल को एड्रेस करें, ठीक करें। और वो जो एक पॉलिटिकल ग्रोथ का एक सिलसिला था, उसको आप डिसकंटिन्यू क्यों करते हैं? जब आपने स्पेस दी, उस स्पेस को कैच किया इमरान खान ने, उसके बाद उसका नुकसान किसको पहुंचा? पाकिस्तान के सियासी कल्चर को नुकसान पहुंच रहा है उसका। जब आपका सोशल मीडिया यहाँ पे पॉपुलर हो रहा है, आप लोगों ने क्यों नहीं तवज्जो दी? आपको तवज्जो देनी चाहिए थी, इस यूथ की आपको तरबियत करनी चाहिए थी और सोशल मीडिया के ऊपर पूरा भरपूर अपना किरदार अदा करना चाहिए था। आपने स्पेस दे दी, वो उन लोगों ने कैच की, जिसका आज खुमियाजा सारी कौम भुगत रही है। आप देखें, घर घर में तफरीक आ गई है, गाली गलोच का कल्चर प्रमोट हो गया है। और आज हम गौर कर रहे हैं कि हम नौजवानों की किरदार साजी पे काम करें। जिस तरह 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे कि गवर्नर पंजाब की सरबराही में एक कन्वेंशन होता है मरी में, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर मिल के ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम नौजवानों की किरदार साजी पे काम करें। ये नौबत क्यों आई है? बात यह है कि आज भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसको दोबारा रीथिंक करना होगा और जो एक सियासी जो ग्रोथ का एक सिलसिला तलीमी अदारों से शुरू होता है, मेरा ख्याल है कि उस पर तवज्जो देनी होगी और सोशल मीडिया के ऊपर भी अपना एक रोल प्ले करें। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑडियोज़ की तरफ। देखिए, मैं तो ऑडियोज़ के ऊपर, चाहे वो हुकूमत की जानिब से हो चाहे वो अपोजिशन की जानिब हो, मैं समझता हूँ कि ये हम एक पाकिस्तान के अंदर अखलाकियात का जनाजा निकाल रहे हैं। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर की ऑडियोज़ लीक होती हैं, जो हमारे लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बायस थी। उसके बाद एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अजीबोगरीब ऑडियोज़ आती हैं जिसमें वो अपने ही बयानिए की नफ़ी करते हुए नज़र आते हैं, जिसमें वो देख रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग करते हुए नज़र आते हैं। हम अपनी नई जनरेशन को किस तरह तैयार कर रहे हैं? और अब आप दूसरा जो अभी शनीला साहब बात कर रही थी वो दुरुस्त है। आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें, तोड़ मोड़ के अजीबोगरीब किस्म की ऑडियोज़ जो हैं उनका अंबार लगा हुआ है और वो एक रेला है सोशल मीडिया के ऊपर। अब जो बच्चे सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं, या पूरी दुनिया उसको देखती है, हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं? मैं समझता हूं कि इस सिलसिले को बंद करना चाहिए और इस चीज़ खुसूसन ऑडियोज़ के ऊपर कानून को हरकत में आना चाहिए, अपना रास्ता बनाना चाहिए। और ये ऑडियोज़ के ऊपर जो सियासी हमारा जो इखलाकी जनाजा निकाला जा रहा है, उस सिलसिले को बंद होना चाहिए। ठीक है आजम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि पहले सवाल का जवाब कि सियासी साख को नुकसान पहुंचेगा इमरान खान की या नहीं, तो सब ने हाँ में जवाब दिया है। यहाँ पे प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से कबल हम साइफ़र की बात कर रहे थे और गैर मुल्की साजिश की बात कर रहे थे और हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, हम ऑडियो लीक्स की बात कर रहे थे। सोलंकी साहब, हम अगर बात करते हैं इमरान खान साहब की, तो वो एक इल्ज़ाम आयद करते हैं मौजूदा हुकूमत पर। वो ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को NRO दिया गया है। तो सवाल कुछ इस तरह से है कि ये कैसा NRO है जिसमें मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ख़ुद अदालत में पेशियाँ भुगत रहे हैं, कानून का एहतराम कर रहे हैं, उनके वज़ीर अदालतों में जा रहे हैं, कानून का एहतराम कर रहे हैं। ये जब किस किस्म का NRO है, ये ज़रा आप बयान करिएगा। देखें, अगर NRO को जिस माने में इस्तेमाल किया जाता है कि आप अपने लिए कोई कानूनी रियायतें हासिल करें, तो एक NRO वो था जब आपने अपना 300 कनाल का जो महल है वो गैर कानूनी तौर पर रेगुलराइज करवाया था। एक NRO उस वक्त मिला था जब आपकी बहन अलीमा ख़ान, उनको FBR से एक रियायत मिली थी। एक NRO उस वक्त हुआ था जब आपने खैबर पख्तूनख्वा में जो एहतसाब ब्यूरो था उसको बंद कर दिया था। एक NRO उस वक्त मिला था जब उस वक्त के नैब के चेयरमैन जावेद इकबाल ने कहा था कि ये परवेज़ खटक और दूसरे जो लोग हैं, अगर इनके ख़िलाफ़ मैं कोई कार्रवाई करूं जो बनती है तो ये हुकूमत गिर जाएगी। ये एक NRO उस वक्त था। एक NRO उस वक्त था जब मालम जब्बा और BRT की जो तहकीकात थी उसमें आपको रिलीफ मिला और वो कोई तहकीकात नहीं हुई और अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। तो ये तो एक लंबी फहरिस्त है NROs की जो कि इमरान खान लेते रहे हैं। और अब भी अगर नैब के कानून में जो तरमीम हुई है उससे अगर किसी को फ़ायदा होना है तो सबसे ज़्यादा इमरान खान को होना है। आपको पता होगा कि एक केस नैब में उनके ख़िलाफ़ चल रहा है जो 190 मिलियन पाउंड जो नेशनल क्राइम एजेंसी से आए और इन्होंने काबीना को दिखाए बग़ैर वो मुआहदा शहजाद मिर्ज़ा को अख्तियार दिया कि वो एक सीक्रेट डील करें और वो पैसे जो है वो एक प्रॉपर्टी टाइकून के पास चले जाएं बजाय सरकार पाकिस्तान पे। तो अगर उसी नैब के मुकदमे में अगर मौजूदा कानून के तहत जो NRO मिल रहा है इमरान खान को वो ना हो तो 90 दिन के लिए तो उठाकर उनको फेंक दें, जैसे कि मौजूदा काबीना के बहुत सारे वज़रा महीनों जेल काट के आए हैं बग़ैर किसी वजह के। तो अगर NRO अगर किसी को मिला है वो तो सिर्फ इमरान खान को मिला है और उनके जो बाकी जो दोस्त हैं उनको मिलने वाला है, क्योंकि नैब के कवानीन जो रिलैक्स हुए हैं उनका सबसे बड़ा फ़ायदा तो इनको होगा। मौजूदा हुकूमत के लोग तो सालों साल जेल काट के आए हैं, शहबाज शरीफ जेल काट के आए हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक जेल काट के आए हैं, SN इकबाल जेल काट के आए हैं, ख्वाजा आसिफ जेल के काट के आए हैं, लंबी फहरिस्त है। तो इसमें इनको ये तो सिर्फ सिवाय प्रोपेगेंडा के और कुछ नहीं करते। अगर कोई फ़ायदा पहुंचा है अभी तक जो लाडला है वो तो यही है जिसको सादिक और अमीन भी डिक्लेयर किया गया और पता नहीं क्या किया। ठीक है नाज़रीन, ये आपने देखा कि हमारा जो पहला सवाल था और फिर उसका एक फॉलोअप सवाल जो हमने सोलंकी साहब था उन्होंने उसका जवाब कैसे दिया। आगे हम बढ़ेंगे। हम ये जब बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की, तो नाज़रीन पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान की इकोनॉमी से है। पाकिस्तान की इकोनॉमी तब होगी जब पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी होगी। तो जब ये दोनों साथ मिलेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा और अगर इन दोनों में से किसी को भी हर्ट करने की कोशिश की जाएगी तो फिर पाकिस्तान का नुकसान होगा। यही बात आज मिलिट्री अकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड से जनरल कमर जावेद बाजवा ने की कि कोई भी पाकिस्तान को मौशी तौर पर सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करेगा तो फिर वो नहीं बचेगा। तो ये बात किस तरफ इशारा करती है ये आज हमने अपने एक्सपर्ट से पूछना है। हमारा जो दूसरा सवाल है वो कुछ इस तरह से होगा। जनरल बाजवा का खिताब किसी मुल्क, तंजीम और किसी क़ुव्वत को पाकिस्तान को माशी और सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम करने नहीं दिया जाएगा। तो ये बात किस तरफ जाती है? सबसे पहले हम आगा साहब से, आगा साहब किस तरफ ये बात जाती है? कौन है जो ऐसा ग्रुप है, कौन है जो ऐसी तंजीम है जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी तो उसको आड़े हाथों लिया जाएगा? इकरार साहब आपकी जानिब में आती हूं, लेकिन पहले एक शॉट है, नाज़रीन तक ये शॉट पहुंचा दें, फिर इस सवाल का जवाब आपसे लेते हैं। The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. As a good soldier, don't get distracted by fake news
and political wrangling in the country. Respect the democratic institutions and be always ready to defend the territorial integrity, sovereignty and the Constitution of Islamic Republic of Pakistan with your life. The message जी इकरार साहब, सवाल का जवाब आप कैसे देंगे? अच्छा हुआ कि आपने ये ऑडियो और वीडियो दिखाया हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पॉलिटिकल रेगलिंग कर रहे हैं लोग, उनको भी इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि जब भी पॉलिटिकल रेगलिंग होती है तो डेफिनेटली जो भी मुल्क हो उसमें एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हो जाती है, और सेकेंडली जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी कहते हैं कि शाय हो जाता है, वो भी इन्वेस्ट नहीं करता है। और पीटीआई ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने जाने के बाद, इवन जब पीटीआई हुकूमत पे बैठी हुई थी तब भी उसने पॉलिटिकल रेगलिंग नहीं छोड़ी। और मुझे फिर बार बार कहते हुए समटाइम शर्म भी महसूस होती है कि इमरान खान दुनिया का वाहिद वजीर आजम रहा है जिसने 42 महीनों में लीडर ऑफ ओपोजिशन के साथ हाथ मिलाना भी गवारा नहीं किया। इससे ज्यादा पॉलिटिकल रेगलिंग अपने जमाने में सिटिंग इन द गवर्नमेंट क्या हो सकती है? मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है और मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि इनफ इज इनफ। जब भी मुल्क को थोड़ा सा स्टेबलाइज होने लगता है, पीटीआई कोई ना कोई हल्ला बोलने को तैयार हो जाती है, कोई ना कोई इल्जाम लगा देती है, कभी वो साइफर को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के रिलेशन को एट स्टेक ले जाती है कभी। और जब ये खुद बैठे हुए थे, जितना नुकसान, और मुझे माफ कीजिएगा ये बात करते हुए, जितना नुकसान पीटीआई ने सी पैक को पहुंचाया ना, उतना तो सी पैक के जो दुश्मन बैठे हुए हैं हमारे बॉर्डर के बाहर, उन्होंने नहीं पहुंचाया होगा। जिसका जो दिल चाहा उन्होंने बोला। मुराद सईद साहब ने तो सी पैक को अपना टारगेट रखा हुआ था, अजीब अजीब इल्जाम लगा रहे थे। आखिर क्या हुआ? हर चीज रुक गई। और अपना जो हमारे वन ऑफ द मेजर हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, यानी कि जिसमें फ्रांस है, एक दिन एक उनकी मिनिस्टर उठती है और फ्रांस के प्रेसिडेंट को ट्वीट कर देती है और बाद में अपना विड्रॉ भी कर लेती है और माफी भी मांग लेती है, लेकिन डैमेज इज ऑलरेडी डन। मुझे बहुत खुशी हुई है आज सीओएस की ये स्पीच सुन के कि ये मैसेज सबके लिए है। इस मुल्क को हमने 80,000 अफराद की कुर्बानियां देकर वापस लेकर आए हैं जंग से और इंस्टेबिलिटी से। किसी को इजाजत नहीं मिल सकती है। और मैं आखिर में सिर्फ यही कहूंगा कि ये मैसेज सबके लिए है, ये ज़हन में रखिए। और खासकर उन लोगों के लिए है जो कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को स्टेबल ही नहीं होने दे रहे हैं और कोई ना कोई एक जत्था लेकर आके हल्ला बोलते हैं। अखबारात में, दुनिया में खबरें लगती हैं कि जी अब उसमें इस्लामाबाद में आग लगी हुई है, इस्लामाबाद को हॉल्ट किया हुआ है, इस्लामाबाद में धरना दिया हुआ है। तो क्या आपका ख्याल है लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे? फिर नेवर। और लोकल भी पैसे निकालेगा बाहर। ठीक है सोलंकी साहब, आपको इस पैगाम में, इस खिताब में क्या मैसेज लगता है? आर्मी चीफ ये कह चुके हैं कि मुल्क की मईशत को आगे जाना होगा और क्योंकि मौजूदा हुकूमत मुल्क की मईशत को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत दिन रात मेहनत कर रही है, तो क्या लगता है आपको कि मुसल्लह अफवाज और मौजूदा हुकूमत एक पेज पर हैं? मेरे ख्याल में ये जो तकरीर है ये कल छपेगी भी, सही उसका टेक्स्ट भी छपेगा, इसको ज़रा गौर से देखने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ ने ये नहीं कहा कि फ़ौज ये कर देगी। अगर आप अल्फाज पर गौर करें, उन्होंने कहा कि फ़ौज अवाम के साथ मिलकर। गहरी बात। ये एक अहम बात है। दूसरी अहम बात क्या है? वो ये कहते हैं कि फ़ौज पाकिस्तान के जमहूरी इदारों के साथ खड़ी होगी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ खड़ी होगी। ये बहुत अहम बात है। और तीसरी जो अहम बात है कि उन्होंने वार्न किया है किसको? अफराद, गिरोह, तंजीम और मुल्क। ये चारों कैटेगरीज के लोग अगर हमारे मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहेंगे तो हम अवाम की मदद से उनको नाकाम बनाएंगे। तो अब आप देख लें कि कौन इस तरह की कोशिश कर रहा है। जमहूरी इदारों को तहबाला करने की कौन कोशिश कर रहा है? कौन जो है वो कोशिश कर रहा है? जब हम डिफ़ॉल्ट के करीब थे और छोड़ कर गए थे उस प्रोग्राम को जो उन्होंने ख़ुद शुरू करवाया था, उसको ख़त्म करवा के और ऐसे जो बारूदी सुरंगें
मईशत के अंदर बिछाकर गए और फिर उनके साबिक वज़ीर ख़जाना वो 2 सूबाई वज़ीर ख़जाना से कहते हैं कि आप जो है वो ये ख़त लिखें ताकि ये IMF की डील ना हो, ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे चला जाए। और वो वज़ीर ख़जाना पूछता है कि इससे मुल्क को नुकसान तो नहीं होगा, रियासत को कहता है कि नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ ये केसेस किए हैं तो हम करेंगे। तो ये एक क्लियर मैसेज है उन अफराद, ग्रोह, तंजीम और मुल्क अगर कोई कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को सियासी और मुआशी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार करें, तो आर्मी चीफ करें कि हम अवाम की मदद से उनको नाकाम बनाएंगे, अपने मिलिट्री माइट से नहीं, अवाम की ताकत से। मेरे ख्याल में ये अहम बात है जो कि इस तकरीर में है। ठीक है, अब जो कौम है वो एक झंडे के नीचे आए और अपनी जो चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं वो आगे बढ़ाएं और कौम जो है वो आगे बढ़े, मुल्क आगे बढ़े। ताहिर साहब, आप क्या कहेंगे, ये कौन सा मुल्क है, ये कौन सी तंजीम है, ये कौन सी क़ुव्वत है जो पाकिस्तान को सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम और माशी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है? मेरा ख्याल है सोलंकी साहब ने और आगा साहब ने बड़ी तफसील से बता दिया। बुनियादी तौर पर उनकी बड़ी अहम तकरीर थी और ये नौजवान जो कैडेट जो अब अमली ज़िंदगी में आर्मी के प्रोफेशनल कैरियर में आएंगे, उनको वो नौजवान दिमागों को वो एड्रेस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की, बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की। जो आपका सवाल है कि कौन वो गैर रियासती अनासर हैं, अब ये गैर रियासती अनासर हमने देखा है कि वो भी थे कि जो आइन और जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते थे, जमहूरी इदारों पे यकीन नहीं रखते थे, मौलाना सूफ़ी मोहम्मद की शक्ल में सवाद में भी थे। अब नए गैर रियासती अनासर भी जन्म ले लिए जो बज़ाहिर जमहूरी लिबादे में, लेकिन वो ना रूल ऑफ लॉ को मान रहे हैं, ना आइन को मान रहे हैं, ना वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि ये पार्लिमानी रवायात होती हैं। तो उनको भी उन्होंने ख़बरदार किया, क्योंकि मुल्क के लिए जो नए ख़तरात जितने भी आते हैं, जिस शक्ल में आते हैं, उसके लिए उस अज़्म का इयादा करते हैं। और इसमें एक अहम बात की तरफ निशानदेही जो सोलंकी साहब ने की, मैं एक और फ़िक्रा जनरल बाजवा की आज की तकरीर में से दोहराऊँगा। उन्होंने कहा कि माजी में हमने गलतियाँ की, दुनिया बदल रही है, हमें बदलना होगा और स्टेटस को जाना होगा। अब हम यहाँ एक सिनिक हो जाते हैं कि माजी में ऐसा हुआ, ऐसे हुआ। इस वक्त अगर फ्यूचर है मुल्क का तो वो इसलिए है कि हम सियासी इस्तेहकाम की राह पे चलेंगे। जो क्राइसिस है स्टेट को, उनका मुकाबला सियासी इस्तेहकाम और उसके नतीजे में आने वाला माशी इस्तेहकाम है। दहशत गर्दी की काफ़ी हद तक शिकस्त दे दी है, लेकिन अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होता और स्मूथ ये मामलात नहीं चलते तो उसका एक इकनॉमिक रिपरकशंस भी होंगी। और जो उन्होंने अहम बात चौथी की वो ये थी कि नॉर्मलाइजेशन, हमसायों से हम अमन चाहते हैं और हम हर तरह के तनाज़ात जो हैं वो पुरअमन हल करना चाहते हैं। तो इसके अंदर बड़ी अच्छी, मैं अगर इसको कंपेयर करूं, यहाँ सोलंकी साहब भी इस पर राय दें कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तकरीर और आज जनरल बाजवा की तकरीर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फेडरेशन की अलामत है सदर, वो इन चैलेंजेस पे कोई पोजीशन लेंगे, लेकिन मुझे मायूसी हुई। और यहाँ एक हमारे आला तरीन अस्करी एहलकार खड़े हैं, आर्मी चीफ, उन्होंने दुरुस्त निशानदेही की है कि इस वक्त ख़तरा, एक तो मुझे ये शौक हुआ है कि अंदरूनी है। पाकिस्तान बैरूनी तौर पे आज एक मजबूत मुल्क है, मजबूत रियासत है। अगर अंदरूनी ख़तरात पे हम काबू पाते हैं तो फिर हम मजबूत रियासत बनेंगे। ठीक है शहीर साहब, जिस तरह से ताहिर साहब ने कहा कि उन्होंने दुरुस्त निशानदेही की है, एक और निशानदेही जो कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पहले भी करती रही हैं वो है 5th जनरेशन वॉर। और आज कमर जावेद बाजवा साहब ने जो बात की है वो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा की बात की है, जो सोशल मीडिया पे जिसका हमें सबको कौम को सामना है। तो इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगी कि अभी जो कौम को ये जो तंजीम है या मुल्क है या क़ुव्वत है वो जिस तरह से अटैक करते हैं वो इंटरनेट के थ्रू करते हैं, सवाल का जवाब कैसे देंगे आप? देखें, जो आज की तकरीर थी जनरल बाजवा साहब की, कुछ दिन पहले जब उन्होंने अमेरिका में खिताब किया तो तब भी उन्होंने ये बात की थी कि हमारा इंस्टीट्यूशन सियासत से दूर रहेगा। आज उन्होंने इसका इयादा किया। जो फेक न्यूज़ की उन्होंने बात की ना, वो उन्होंने अपने 10 जवानों को मैसेज देने की कोशिश की कि जो प्रोपेगेंडा होता है आप उसको ना सच समझा करें, क्योंकि एक पाकिस्तान की जो सियासी जमात है, जो सियासी जत्था है, उसने इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला किया इंटरनेट के ज़रिए। जब उनके जो अकाउंट्स थे, जो जाली अकाउंट्स जो होते हैं, उनके ज़रिए उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया, उन्होंने इंस्टीट्यूशन के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की। शहबाज गिल का केस हमारे सामने, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर बैला वाला जो था जिसके ऊपर पूरी प्रोपेगेंडा कैंपेन चली थी, अब FIA ने उसकी जब तहकीकात की है उसकी पूरी लिस्ट सामने आई है जिसमें
कल जो आजम चौधरी साहब ने कहा था, मैं दोबारा कहूंगी कि जो अहमद वली साहब का नाम था, मुझे बड़ी देख के हैरानी हुई कि उनका नाम उस लिस्ट में क्यों था। तो वो लिस्ट वो सामने आई है कि कैसे अपने अंदर से और बाहर से इंडिया के से जो अकाउंट चलाए जाते थे, उन्होंने हमारे जो इंस्टीट्यूशन था उसके खिलाफ कैसे प्रोपेगेंडा किया। तो उन्होंने अपने जवानों को ये मैसेज दिया। दूसरा, उन्होंने अपने जवानों को जब ये कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के साथ खड़े हैं, तो वो उनको भी मैसेज दे रहे हैं कि भाई जो इदारे ने एक पॉलिसी ली है, आपने उस पॉलिसी के साथ खड़े होना है। फिर वो जो इशारा किया गया कि कोई मुल्क, तंजीम और किसी फोर्स को हम नहीं डिस्टेबलाइज करने देंगे, इकोनॉमी को और ना सियासी तौर पे। तो देखें, जब आपकी इकोनॉमी जो है स्टेबल होगी तो आपका मुल्क भी स्टेबल होता है। आजकल दुनिया वो नहीं है कि आप जंगों के जरिए जीते। आपको अपनी इकोनॉमी जब तक आप मजबूत नहीं करते, आप किसी भी दूसरे मुल्क के साथ उसके लेवल पे जाके बात नहीं कर सकते। हम बड़ी मुश्किल से अपनी इकोनॉमी को बेहतर करके ट्रैक के ऊपर आए हैं। तो आर्मी चीफ साहब की इकोनॉमी कैसे डिस्टेबलाइज होती है? इंटरनल फैक्टर बयान करेंगे आपके अंदर, मुल्क के अंदर रहते हुए कौन ऐसा है जो कि इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर सकते? देखें, एक सियासी जमात है ना, जिसको आईनी तरीके से इस मुल्क जब हुकूमत से निकाला गया, तो वो क्या कर रही है? वो जलसे जुलूस और धरने करने के बाद, एक नाकाम धरने करने के बाद अब दूसरे धरने की धमकियां दे रही है। अगर वो इसी तरह की धमकियां देती रहेगी तो जो हमारा इन्वेस्टर है, क्या वो इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान के अंदर? क्योंकि उसको तो लगेगा कि पाकिस्तान के हालात तो स्टेबल होंगे नहीं। और जब वो मुल्क का, जब वो सियासी जत्थे का लीडर कहता है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त डिफॉल्ट कर जाएगा, तो आप मुझे बताएं कि किसी डिफॉल्ट मुल्क के अंदर आकर कौन सरमायाकारी करेगा? आज सऊदी अरब करना चाह रहा है, यूएई करना चाह रहा है, सिंगापुर करना चाह रहा है, ओमान करना चाह रहा है। लेकिन अगर आपके मुल्क के हालात स्टेबल नहीं होंगे तो कौन अपनी सरमायाकारी यहाँ पे आके करेगा? फिर इमरान खान के जो ताल्लुकात रहे हैं बैरूनी दुनिया के साथ, जो शहबाज शरीफ साहब के साथ लोगों ने शिकायतें की हैं उनकी, तो अगर उनको नजर आ रहा होगा कि ये जत्था अगर काबिज हो जाता तो इस मुल्क के हालात फिर वैसे ही हो जाएंगे, तो हमें क्या जरूरत है सरमायाकारी करने की? तो ये मैसेज उस जत्थे को दिया गया कि आप अगर लश्कर कशी करेंगे, इस मुल्क के हालात खराब करने की कोशिश करेंगे, जो आप हमें बार बार धरने की धमकियां दे रहे हैं, तो हम अवाम की ताकत के साथ आपको ऐसा नहीं करने दे जाएंगे। मैसेज बड़ा क्लियर है। और जो आज मैसेज आया है, इस मैसेज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि अब हम समझते हैं कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, जब वो सियासत से निकल गया और जमहूरी इदारों के साथ खड़ा है, तो इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर होगा और दुनिया के सामने इसका एक बहुत अच्छा इमेज बनेगा। ठीक है आजम साहब, आप कैसे बयान करेंगे नेशनल सिक्योरिटी और जो माशी तरक्की है, इंटरलिंक कैसे हैं? दोनों एक दूसरे के साथ कैसे चलती हैं? मुल्क तरक्की कैसे करता है? जी देखें, आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी दोनों चैलेंजेस को सामने रखते हुए बात की है, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह इसमें पैगाम दिया है। और इस पर आगा साहब की बात दुरुस्त थी कि उन्होंने किसी एक पार्टी की बजाय उन्होंने सबको पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे एक सियासी इस्तेहकाम भी हो और मुआशी इस्तेहकाम भी हो। और मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए आप देखें कि पिछले जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, हमें सबसे बड़ा चैलेंज था मुआशी। और वो मुआशी इस्तेहकाम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सियासी तौर पे इस्तेहकाम नहीं है, अफरा तफरी है, इंतशार है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को सबसे बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा। आर्मी चीफ ने आज बड़ा कैटेगोरिकल जो पैगाम दिया है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी था, और ये बड़ा पहले ये पैगाम बड़ा क्लियर इस तरह लाउडली एक आना चाहिए था, ताकि पाकिस्तान की जो मईशत डिस्टेबलाइज थी उसको संभलने के लिए हमें थोड़ी सी उसमें आसानी होती। मैं दूसरे मुल्कों की एग्जांपल देता हूँ। मसलन आप यूएई की एग्जांपल ले लें, आप चाइना की एग्जांपल ले लें। आप देखें कि हमारे देखते देखते इन दो स्टेट्स ने हमारे सामने जो तरक्की की, चाइना हमें याद है 90s के इरा में आप जाएँ तो चाइना को तरक्की नाम की वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी, वो उस वक्त शुरू हो रहा था। आप यूएई में जाएं तो आपको लगता था कि आप किसी देहात में आए हैं। आज आप इन दो रियासतों में जाते हैं तो आपको लगता है कि आप दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में आए हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह तो यह है कि वहाँ पे एक हमारी तरह की कुछ सियासत नहीं है। बेशक हम उस पर एतराज़ कर सकते हैं, उनके तर्ज सियासत पे हमें एतराज़ हो सकता है कि वहाँ पे जमहूरी निज़ाम नहीं है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे ना सिर्फ के सियासी अफरा तफरी से बचे, बल्कि दूसरा रूल ऑफ लॉ वहाँ पे कायम किया, लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिया। जब लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, फिर उन ममालिक के अंदर सरमायाकारी आती है। आज आप दुबई जाके देखें, उनका अपना कुछ भी नहीं है,
उनके पास जितनी सरमायाकारी वहाँ पे आई है वो बाहर से आई है, लोग लेके आए हैं पैसा, और उन्होंने रेगिस्तान को नखलस्तान बना दिया। लेकिन वहाँ पे लोगों को सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ये होता है कि एक बंदा अगर 1 करोड़ रुपया लेके भी रात को 2 बजे फिर रहा है, उसको ये खौफ नहीं है कि मेरे किसी ने पैसे छीन लेने हैं या मेरे साथ कोई वारदात हो जानी है। इसी तरह ख़वातीन बेधड़क पूरी रात वहाँ पे फिर सकती हैं, उनको किसी तरफ से कोई खौफ खतरा नहीं होता। पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि जो इसे चैलेंज दरपेश है वो है हमारे सिक्योरिटी इश्यूज़, हमारे अंदरूनी मामलात। हमें उसके ऊपर एक तो रूल ऑफ लॉ हमें कायम करने की ज़रूरत है, दूसरा हमें जो सरमायाकार हमारे पास आ रहा है या बैरूनी हमें यहाँ पे लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए ख्वाहिशमंद जो आ रहे हैं, उन्हें एहसास तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत है ताकि वो बिला खौफ व ख़तर पाकिस्तान में आए, इंडस्ट्री लगाए, पाकिस्तान के साथ ट्रेड करें और उनको स्टेट पूरा एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसमें अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे। दूसरा जो उन्होंने बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा है कि किसी ग्रोह तंजीम या किसी दूसरे मुल्क को पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी नहीं फैलाने देंगे, वो तो देखें सबको इस वक्त क्लियर है, मालूम है कि कौन सी सियासी कुव्वतें हैं जो यहाँ पे अफरा तफरी फैलाना चाह रही हैं और कौन सी गैर सियासी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान की जो यहाँ पे सिक्योरिटी के मामला हैं उनको ख़राब करने के लिए मुतहर्रिक है, जिनमें बैरूनी हाथ भी हैं, जो चैलेंजेस बड़ी देर से हम फेस कर रहे हैं और काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, हुकूमतों ने इस पर काबू पाया और रहेंगी और इस साथ वक्त हमें बहुत मर्द खड़ी रहेंगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमने ये देखना है कि फेक न्यूज़ क्या है और प्रोपेगेंडा क्या है, इससे बचना है ताकि हम तरक्की कर सकें। आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल, अगले हफ्ते दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।